हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर अभी हमने देखना है नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन हमारी कॉलम के बारे में है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो आईएस कोड ने दी है कॉलम्स के बारे में, वो बताती है हमारी स्लेंडरनेस रेशो के बारे में। तो जो स्लेंडरनेस रेशो है हमारी मैक्सिमम कॉलम के केस में 60 हमारी इतनी परमिट की जाती है। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो जो होगी 60 होगी। ये अगर हमारा एक एंड अनरिस्ट्रेंड और एक एंड अनसपोर्टेड है, उस टाइम पे हमारी जो लेंथ है वो हमारी 100b² से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ इसी तरह का केस हमने पहले लेटरल स्टेबिलिटी के टाइम पर भी देखा था, जो कि कैंटिलीवर बीम के केस में सेम यही कंडीशन हमारी आती थी। तो उसी तरह की कंडीशन हमारी यहाँ पर इसकी स्लेंडरनेस रेशो को मैक्सिमम रोकने के लिए लगाई गई है। लेंथ हमें 100b² से ज्यादा नहीं रखनी। अगर ऐसा परमिट करता हूं तो स्लेंडरनेस रेशो 60 से ऊपर नहीं जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है रीइंफोर्समेंट के बारे में। जो कॉलम्स के अंदर मैं रीइंफोर्समेंट दूंगा, इनके अंदर कॉलम्स के अंदर मेन रीइंफोर्समेंट जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होती है। मतलब जो मैं इसकी लेंथ के अबाउट यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा वही हमारी मेन रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। तो मेन रीइंफोर्समेंट के बारे में क्या बोला इन्होंने, मिनिमम जो आपका एरिया होना चाहिए रीइंफोर्समेंट का, मेन रीइंफोर्समेंट का 0.8% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। कम से कम इतना एरिया तो मुझे यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का रखना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा जो भी मेरी रिकमेंडेशन है डिजाइन के हिसाब से मैं एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड कर सकता हूं, बट इससे कम नहीं करना पड़ेगा। तो मिनिमम एक हमें कैप मिल गई 0.8% की। मैक्सिमम जो हमारी लिमिट है 4% से ज्यादा हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे सकते। ये भी कब है, जब हमारी ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब जब हमारे दो रीइंफोर्समेंट बार्स इस तरह से मैंने ओवरलैप करके प्रोवाइड किए हों। जब मैं कॉलम को इस तरह से कास्ट करूंगा तो जो मेरे रीइंफोर्समेंट्स हैं, जो स्टील बार्स होंगे, उनकी लेंथ मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा नहीं होगी। सपोज कॉलम की लेंथ ज्यादा है तो रीइंफोर्समेंट मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक के साथ एक इस तरह से ओवरलैपिंग करके प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब मैं यहां पर इनको सिंगल यूनिट की तरह मुझे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि ये एक ही सरिये की तरह काम करे ऊपर से लेके नीचे तक। तो ओवरलैपिंग कर देता हूं मैं। तो अगर ओवरलैपिंग की हुई है मैंने कॉलम के अंदर, उस टाइम पे मैक्सिमम एरिया मेरा 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग नहीं करी तो मैं 6% तक एरिया को बढ़ा सकता हूं। ये हमारी रिकमेंडेशन है आईएस कोड की। जो प्रोविजंस में इसने रिकमेंडेशन दी है कि एरिया की जो मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस है परसेंटेज स्टील की, तो वो हमने यहाँ पे देख ली। मिनिमम डायामीटर हमारा जो मैं यूज करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। मिनिमम डायामीटर जो होगा हमारे कॉलम के अंदर रीइंफोर्समेंट का, वो 12 mm से कम डायामीटर का नहीं यूज करूंगा मैं। मतलब कोई भी हमारा एरिया निकल कर आएगा यहाँ पे डिजाइन के लिए स्टील का प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए 12 mm से छोटा सरिया डायामीटर का मैं यूज नहीं करूंगा। 12 से ऊपर 16, 20, 25 कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट आपको 12 से कम का डायामीटर नहीं यूज करना। ये चीज क्लियर सबको, ये आपकी आईएस कोड रिकमेंडेशन है। इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है एक तरह से। तो ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि मिनिमम नंबर ऑफ बार्स हमारे कॉलम के अंदर कितने होने चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारी शेप के ऊपर, कॉलम की शेप कैसी है। अगर रेक्टेंगुलर हमारा कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 4 होने चाहिए। अगर सर्कुलर है तो 6 नंबर ऑफ बार्स। इसको आप थोड़ा सा समझ लो। सपोज हमारा इस तरह से 4 मैंने नंबर ऑफ बार्स इसके लिए बताया रेक्टेंगल के लिए। तो अगर रेक्टेंगुलर अगर हमारा इस तरह से कॉलम है तो मैंने यहां पे क्या दिए होंगे, स्टिरअप सपोज। तो ये जो स्टिरअप्स मैंने दिए थे, इनको इनकी पोजीशन पर हेल्ड करने के लिए इसकी शेप खराब ना हो, 4 कम से कम मुझे चाहिए अगर रेक्टेंगुलर है तो। बीच में एक्स्ट्रा मैं अगर दे सकता हूं तो देना चाहूं तो दे सकता हूं, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट मिनिमम हमारा इतने तो होने चाहिए। इसके अलावा मैंने सर्कुलर में 4 क्यों नहीं रखे वो चेक करते हैं। सपोज मेरा यहां पर सर्कुलर कॉलम था। अब सर्कुलर कॉलम के अंदर मैंने सपोज यहां पे इसी की तरह मैं सपोज पहले 4 स्टील बार्स में यहां पर देता हूं। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने हैं, यहां पर 6 थे, बट मैंने क्या दिया, पहले सपोज 4 मैंने प्रोवाइड करके देखे कि क्या मेरा 4 में काम चल रहा है। तो मैंने चेक किया, जब मैंने 4 नंबर ऑफ स्टील बार्स दिए तो इसकी जो इसके स्टिरअप्स आएंगे, जो छल्ले बनेंगे इसके, वो भी कैसे आएंगे, सर्कुलर आएंगे, क्योंकि कॉलम हमारा कैसा है, सर्कुलर। सर्कुलर कॉलम में अगर मैं इस तरह से प्रोवाइड करता हूं
तो यहां पे ये सर्कुलर शेप जो है इसकी मेंटेन नहीं रहेगी अगर 4 नंबर ऑफ स्टील बार्स मैं प्रोवाइड करता हूं। ये शेप इसकी यहां पे इन दोनों स्टील बार्स के बीच में इस तरह से यहां पे डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यहां पे ऐसे आ जाएगी, ये इधर कुछ ऐसे आने की कोशिश करेगी और यहां पर इधर ऐसे और यहां पे इस तरह से। तो जो शेप है इसकी बेसिकली वो सर्कुलर मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसी वजह से मेरा यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ बार्स यूज करने का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको शेप में रखना है, सर्कुलर टाइज मैंने बना के दी है तो सर्कुलर ही रहनी चाहिए, डायमीटर उनकी शेप जो है चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो जिस पर्पस के लिए मैंने दी है वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर 6 नंबर ऑफ स्टील बार्स यूज किए मिनिमम। तो उस टाइम पे क्या होगा, सपोज इस तरह से आपने स्टील कॉलम दिया था, ये आपने 1 2 3 4, सपोज इसको यहां पे दे दो 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से आपने यहां पर 6 नंबर ऑफ स्टील बार्स अगर दिए हैं तो जो आपकी यहां पर आप लेटरल टाइज या जो आप यहां पे स्टिरप्स दोगे उनकी शेप एग्जैक्टली वैसी ही मेंटेन रहेगी जैसी आपने दी है, कहीं से भी इसकी शेप खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो सर्कुलर के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जो स्टील बार्स हैं आपके वो कितने रहेंगे, 6 अगर आपका सर्कुलर कॉलम है। अगर रेक्टेंगुलर है तो 4 में भी काम चल जाएगा, उस शेप खराब होने का खतरा नहीं है। तो ये आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको समझा है हमने। इसके बाद जो है मैक्सिमम स्पेसिंग की बात भी यहां पर की हुई है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगी मेन स्टील बार्स की 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी पहले हमने जब चेक करी थी तो वहां पे स्लैब्स के केस में भी 300 mm की ही मैक्सिमम कैपिंग थी कि मैक्सिमम जो आपकी लिमिट है 300 mm से ज्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। सेम हमारी कंडीशन यहां पर है, 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखेंगे, इससे कम जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से जितनी भी आएगी वो रख सकते हैं, बट मैक्सिमम 300 mm हमारा क्राइटेरिया है। अब इसके बाद एक हमारी होती है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का मतलब है मैंने हमारे कॉलम के अंदर इस तरह से ये जो मेन स्टील बार्स दिए हैं, मेन स्टील बार्स तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस तरह से प्रोवाइड कर दिए कॉलम के अंदर, इस तरह से कॉलम जा रहा था तो यहां पे मैंने इस तरह से ये मेन स्टील बार्स प्रोवाइड कर दिए। इनके साथ में ट्रांसवर्स का मतलब क्या होगा, इसके 90 डिग्री पर ये इस डायरेक्शन में भी कुछ स्टील बार्स प्रोवाइड करूंगा। अब ये प्रोवाइड करने का रीजन क्या है, बेसिकली वो पता होना चाहिए कि सिर्फ हमारी जो मेन रीइंफोर्समेंट है इसी से काम क्यों नहीं चला मेरा, मुझे यहां पर इस डायरेक्शन में स्टील बार्स देने की क्यों जरूरत पड़ी। वो देखो, सबसे पहले एक थ्योरेटिकली आंसर देख लेते हैं। प्रोवाइडेड टू अवॉइड बकलिंग ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट, जो मेन रीइंफोर्समेंट मैंने यहां पर दी थी हमारे कॉलम के अंदर, उसकी बकलिंग को अवॉइड करने के लिए मैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूं। अब इसके अंदर बकलिंग कैसे आएगी, सपोज ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर मैंने ये जो रेड पोर्शन से दिखाया ये हमारे क्या है, मेन स्टील बार्स, ये क्या है हमारे, सपोज मेन बार्स हैं हमारे। अब मेन बार्स हैं, अगर सपोज मैं यहां पे ये सपोज ये लेटरल टाइज नहीं देता, मतलब ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट मैं यहां पर नहीं देता, तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट मैंने नहीं दी तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारी जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो बक्कल कर सकती है। बकलिंग मैंने आपको बताई थी किस तरह से होगी, सपोज ये इस तरह से आपके स्टील बार्स हैं मेन रीइंफोर्समेंट, तो ये इस तरह से बेंड हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में लेटरल डायरेक्शन में बेंडिंग हो सकती है इधर से, और इधर वाले की इस तरह से। तो ये जो बकलिंग होगी हमारी, इसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर दी ताकि ये इस डायरेक्शन में बक्कल ना करे। तो यहां पे बकलिंग कैसे नजर आएगी, अगर मेरी मेन बार्स होंगे तो ये कुछ इस तरह से बकलिंग कर जाएंगे, जो मेन स्टील बार्स होंगे हमारे कुछ इस तरह से बकलिंग कर सकते हैं। बाहर की तरफ जब इसके ऊपर से लोड आएगा, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड आएगा तो ये बाहर की तरफ जाना चाहेंगे, तो ये बकलिंग हमारी हो सकती है मेन रीइंफोर्समेंट की। तो टोटल जो हमारी रीइंफोर्समेंट होगी बक्कल कर जाएगी, तो हमारा कॉलम फेल कर जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, इनको यहां पर बांध दिया। किसके द्वारा बांध दिया मैंने, यहां पर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके। तो अब क्या होगा, हमारे रीइंफोर्समेंट के अंदर अगर बकलिंग आएगी तो बड़ी बकलिंग ना आने की बजाय क्या आएगी, अब छोटे छोटे पोर्शंस में बकलिंग आएगी। अब ये इन पोर्शंस में यहां पर बकल कर सकता है इतनी, तो जो स्मॉल बकलिंग है वो मेरे लिए इतनी डेंजरस नहीं है। मेरे लिए क्या ज्यादा डेंजरस थी, जो
पूरी रीइंफोर्समेंट एक साथ बकल कर रही थी, वो मेरे लिए ज्यादा डेंजरस था। ये बकलिंग मैं अवॉइड करवा सकता हूं, ठीक है, स्पेसिंग को यहां पर अरेंज करके इसकी ये बकलिंग भी मैं और ज्यादा कम कर सकता हूं। तो मेन रीइंफोर्समेंट जो है हमारी वो बक्कल ना करे, इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर लेटरल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। इसके बाद अब देखो इसको भी मैं पूरा डिजाइन करूंगा, ठीक है। यहां पर इसका रीजन तो हमने समझ लिया कि किस लिए मैंने यहां पे प्रोवाइड करी, अब कैसे करूंगा वहां पे इसका पूरा डिजाइन है। डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज, मतलब यही जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं। तो सेपरेट रिंग्स हम बनाते हैं बेसिकली, यहां पर आपको इस तरह से दिख रही है ये, बट ये क्या करेगी, ये आपकी यहां पर नहीं है, ये पूरा चारों तरफ इसके रिंग्स होंगी। तो चारों तरफ बकलिंग रुकवानी है ना मुझे, तो चारों तरफ इसके लिए मैं सेपरेट रिंग्स प्रोवाइड करूंगा यहां पे, ठीक है, लेटरल टाइज या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। इसका डायामीटर क्या होना चाहिए, बेसिकली हमारा जो मेन रीइंफोर्समेंट मैंने यूज करी है उसके डायामीटर को डिवाइड बाय 4 अगर कर दूं मैं, और जो मेन रीइंफोर्समेंट भी मैं यूज करूंगा उसके अंदर भी सपोज मैंने 2 तरह के डायामीटर यूज करे हैं, तो जो मैक्सिमम डायामीटर होगा उसकी वैल्यू को 4 से डिवाइड करूंगा, तो एक वैल्यू यहां से मुझे मिल जाएगी, दूसरी है 6 mm। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही मैं इसका डायामीटर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहां पे सपोज मैंने यहां पे मेन डायमीटर का जो प्रोवाइड किया है बार, वो सपोज 16 mm का है, तो 16/4 हमारा कितना आ गया यहाँ पे 4 mm, और ये कितना है 6 mm, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 mm, तो कितने डायमीटर का प्रोवाइड करूंगा 6 mm का। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डायमीटर। अब इसकी स्पेसिंग की अगर बात करूं कि जो स्पेसिंग रहेगी इनके बीच में वो कितनी रखनी है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब हमारी विड्थ या फिर जो डेप्थ थी, या तो उनके बराबर रखूंगा या फिर 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, मतलब जो मैंने यहां पर मेन रीइंफोर्समेंट का डायामीटर यूज किया होगा उसके 16 गुना, ठीक है। और कौन सा, सपोज मैंने आपको बताया था 2 तरह के रीइंफोर्समेंट अगर मैंने मतलब डायामीटर यूज की है, तो जो यहां पर यूज किया वो क्या था मैक्सिमम, सपोज एक 12 mm का किया था, एक 16 mm का, तो यहां पर जो मैं डायमीटर यूज करूंगा वो 16 mm यूज करूंगा कैलकुलेशन में। यहां पर जो कौन सा करूंगा मिनिमम, मतलब 12 mm वाला, तो यहां पर 12 × 16 करूंगा, यहां पे एक यहां से वैल्यू आएगी और एक 300 mm। तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मैं स्पेसिंग यहां पर प्रोवाइड करूंगा। स्पेसिंग कम से कम हम रखने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि कम रखूंगा तो बकलिंग कम आएगी, तो सेफ रहेगा हमारा कॉलम। इसके बाद हमारी बारी आती है डिजाइन ऑफ कॉलम्स की। ये हमारे कुछ प्रोविजंस थे जिनके लिए आईएस कोड ने आपको बताया था कि ये जो चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी डिजाइनिंग के टाइम पे, उनकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए, स्पेसिंग क्या रहनी चाहिए, तो वो सारी रिकमेंडेशंस हमने यहाँ पर देख ली है। अब बात करते हैं डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग जब मैं करता हूं कॉलम्स की WSM मेथड से करूंगा, प्रोविजन नंबर B3.1 में मेंशन्ड है ये। अब इसके अंदर हम पहले देखते हैं शॉर्ट कॉलम। अगर शॉर्ट कॉलम को मैं डिजाइन करता हूं तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी इसकी या फिर पेडेस्टल की, तो वो कैसे निकालता हूं मैं यहाँ, जो हमारा टोटल P फोर्स होगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ आएगी जो किसकी वजह से आएगी, कंक्रीट प्लस स्टील की वजह से। तो कंक्रीट कितना पार्ट लेगा यहाँ पर, कंक्रीट अपना स्ट्रेस इनटू एरिया और स्टील उसकी स्ट्रेस इनटू उसका एरिया। तो यहां पर सिग्मा CC इनटू AC ये क्या है कंक्रीट का पार्ट, और सिग्मा SC इनटू AC किसका है स्टील का पार्ट। जो सिग्मा CC मैंने रिप्रेजेंट करी है ये है हमारी स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन। ये हमारी जो सिग्मा CC मैंने यहां पर दिखाई है ये है स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। पहले जब हम देखते थे तो सिग्मा CBC पढ़ते थे, वहां पर बेंडिंग कंप्रेशन देखते थे हम, बट यहां पर आपकी क्या आ रही है डायरेक्टली कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, तो मुझे स्ट्रेंथ भी डायरेक्ट कंप्रेशन में ही लेनी पड़ेगी। तो ये हमारी होगी कंक्रीट की स्ट्रेंथ, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, C मतलब कंक्रीट और C मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन। पहले BC यूज करते थे बेंडिंग कंप्रेशन, बट यहां पर ओनली C है तो वो कंप्रेशन के लिए है। AC मीन्स हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी कंक्रीट की इतनी स्ट्रेंथ वो लेगा, प्लस स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ये भी हमारी डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी स्टील की। ASC हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो
यहां पर मैंने ये जो स्ट्रेंथ है स्टील की निकाल दी, ये कंक्रीट की निकाल दी, दोनों मिलके क्या बताएंगे, कॉलम की स्ट्रेंथ। तो इस तरह से अगर मैं शॉर्ट कॉलम की बात करता हूं तो वो इस तरह से मैं निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। अब यहां पे सिग्मा सीसी और सिग्मा एससी की जो वैल्यूज होंगी वो हमें आईएस कोड ने टेबल में मेंशन की है, जिस तरह से सिग्मा सीबीसी की वैल्यूज दी थी हमें, वैसे ही क्या होंगी वैल्यूज हमारी, परमिसिबल स्ट्रेसेस जो है हमारी बेसिकली M20 M25 इस तरह से हमें सभी ग्रेड्स के लिए दी हुई है सिग्मा सीसी, और यहां पे मैंने सिग्मा सीबीसी की वैल्यू भी साथ में ही मेंशन कर दी, दोनों वैल्यूज आपको यहीं पता चल जाएंगी। तो M20 के लिए ये आपकी सिग्मा सीबीसी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आती थी, FCK डिवाइड बाय 3। तो ये सारी वैल्यूज वही वैल्यूज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिग्मा सीसी जो आएगी वैल्यू वो आपको यहां से पता करनी पड़ेगी कि आपके पर्टिकुलर ग्रेड के लिए आपकी कंप्रेसिव में, डायरेक्ट कंप्रेशन में कंक्रीट की क्या स्ट्रेंथ है बेसिकली, तो वो आपको यहां से रीड करनी पड़ेगी। अब स्टील की अगर बात करूं तो स्टील की जो वैल्यूज आएंगी आपकी मैक्सिमम कंप्रेशन के अंदर, जो उनकी स्ट्रेस होगी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन, तो वो हमें FE250 अगर या फिर 350 भी कोई ग्रेड अगर मैं यूज करता हूं तो इन दोनों के लिए जो वैल्यू रहेगी मेरी वो 130 न्यूटन पर mm² रहेगी यहां पर। और सिग्मा SC की वैल्यू HYSD बार्स मतलब FE415 और FE500 के लिए अगर मैं लेता हूं तो कितनी रहेगी, 190 न्यूटन पर mm²। तो ये वैल्यूज भी यहां पर हमारी कांस्टेंट हो गई और सिग्मा सीसी की वैल्यूज भी हमें पता चल गई। बचा क्या, एरिया हमारा कंक्रीट और स्टील का, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना एरिया मेरा यहां पर लग रहा है कंक्रीट का और स्टील का, उनके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल लूंगा। अब लॉन्ग कॉलम की अगर बात करता हूं तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एज इट इज ही कैलकुलेशन करी जाती है, डिजाइनिंग करी जाती है। तो स्ट्रेंथ जब मैं निकालूंगा तो बस एक CR का जो फैक्टर होगा वो यहां पर हमारा ऐड हो जाता है, मतलब इस पूरी वैल्यू के साथ मैं CR को मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो लॉन्ग कॉलम की स्ट्रेंथ में निकाल सकता हूं। अब CR की जो वैल्यू है बेसिकली वो हमारी ये फैक्टर होता है दो अलग अलग बेसिकली मटेरियल्स के लिए या शेप्स के लिए ये दिया हुआ है। सपोज अगर CR की वैल्यू मैं बात करता हूं कुछ रेगुलर शेप्स के बारे में, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और हमारा यहां पर सर्कुलर शेप हो गया, जो मोस्ट कॉमन शेप्स है हमारे कॉलम्स की, अगर उनकी बात करता हूं तो CR फैक्टर हमारा 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48 टाइम्स ऑफ B, ये फैक्टर मैं यूज कर सकता हूं यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, अगर हमारी रेगुलर शेप्स हैं जो नॉर्मल आमतौर पर यूज होती हैं। बट अगर कोई दूसरी शेप आ गई, सपोज इर्रेगुलर शेप मैंने यहां पे मेंशन की है, सपोज हमारी कुछ इस तरह से शेप आ गई, ये हमारा कोई L शेप का कोई कॉलम आ गया या कोई भी दूसरी ऐसी शेप आ गई जो आपकी रेगुलर यूज नहीं होती, इन तीनों शेप से हटके कोई भी शेप होगी, उसके लिए जो फैक्टर यूज करूंगा वो ये करेंगे 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 160 इंटू I मिनिमम। जो I मिनिमम यहां पर है, मतलब ये फॉर इर्रेगुलर शेप ऑफ कॉलम करेंगे, I मिनिमम जो है ये हमारा होता है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन या लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो वैल्यू आती है हमारी बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आती है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता कैसे चलेगा क्या होता है। जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली जो लिखते हैं I इक्वल्स टू A इंटू R स्क्वायर, ये हम यहां से लिखते हैं, तो ये जो R यहां पे लिखते हैं ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन ही होता है। ये चीज क्लियर? तो ये हमने इसी फॉर्मूले से इसको ऑब्टेन किया है, मिनिमम या लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इसीलिए बोला कि जहां पर हमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा वो मैं यहां पे यूज करूंगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से यहां पे R से रिप्रेजेंट किया, यहां पे मैंने इसी को I से रिप्रेजेंट किया है, सिंबल चेंज है, बाकी पूरा का पूरा इसका जो सिग्निफिकेंस है वही है, सिर्फ सिंबल को चेंज किया है मैंने यहां पे, ठीक है। स्टैंडर्ड सिंबल यहां पे यही यूज किया जाता है, इसीलिए I मिनिमम जो होगा जो हमारा अंडर रूट ऑफ I मिनिमम अपॉन एरिया, एरिया जो होगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे यूज करूंगा, तो यहां से मुझे I मिनिमम भी मिल जाएगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं यहां पे फिर CR की वैल्यू निकाल सकता हूं, CR को फिर इस फॉर्मूले में पुट करके कॉलम की स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं। तो लॉन्ग कॉलम का जो स्ट्रेंथ या डिजाइन आएगा वो भी यहां पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक हमारी एक और तरह की जो कॉलम है वो यूज की जाती है, वो क्या होती है, कंपोजिट कॉलम होती है। बेसिकली कंपोजिट कॉलम के अंदर क्या है, सपोज मैंने यहां पे कंक्रीट और स्टील को तो यूज किया ही था, बट इसके साथ में एक एडिशनल मटेरियल भी मैंने यूज कर दिया, मतलब कॉलम की कोर बनाने के लिए
मतलब जो सेंट्रल पोर्शन है कॉलम का, वो बनाने के लिए कोई दूसरा ऐसा मटेरियल यूज कर लिया जो कि स्टील और कंक्रीट से अलग था। अगर ऐसी बात आती है तो कुछ स्ट्रेंथ वो भी देगा, तो उसकी भी स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी। सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं होगा। पूरा कॉलम इस तरह से है, यहां पर मैंने स्टील बार्स यूज किए। अब ये जो सेंट्रल पोर्शन था, मतलब कोर था बेसिकली, जो सेंट्रल पोर्शन में मैंने क्या किया, कोई दूसरा ऐसा मटेरियल यूज कर लिया सपोज जिसको मैं समझ रहा था कि ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, तो ऐसा मटेरियल यूज करके मैंने इसकी कोर बना दी यहां पर, और मटेरियल अलग दूसरा यूज कर दिया। इस कंडीशन में क्या करूंगा मैं, ये हमारा कॉम्पोजिट होगा। कॉम्पोजिट का मतलब बेसिकली वो होता है जो दो से ज्यादा मटेरियल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ऐसा ही है यहां पर भी। तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो कैसे दूंगा, यहां पे सी आर इंटू सिग्मा सी, सी कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ आ गई, ये किसकी आ गई, हमारी स्टील की स्ट्रेंथ, और ये क्या है सिग्मा एम सी इंटू ए एम सी। ये आपकी सपोज एमसी का मतलब यहां पर है मेटल कोर, एएमसी का मतलब क्या है, मेटल कोर। मेटल कोर या कोई दूसरा भी मटेरियल अगर है तो वो यहां पर यूज कर सकता हूं मैं। ये चीज क्लियर सबको। तो जो भी आएगा उसकी स्ट्रेंथ यहां पर मान के चलूंगा। ये मैक्सिमम 20% से ज्यादा मैं नहीं मानता, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया रहता है कि मैक्सिमम 20% से ज्यादा इसको नहीं लेके चलता कि ये 20% से ज्यादा बर्दाश्त करेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो उसी को ही कर लेते यूज, ठीक है। जनरली आपके कहीं स्पेसिफिक पर्पस से कोई कॉलम अगर बनाया जाता है वहां पे ये यूज किया जाता है, अदरवाइज नॉर्मली हम कंक्रीट और स्टील का कॉलम ही बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जनरली हमारा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो अगर ऐसी बात आएगी तो हम यहाँ पे इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो सारा अभी हमने देखा कि कॉलम के बारे में, प्रोविजंस और डिजाइन के बारे में देख लिया। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।